बंद नहीं करता है। देखो, कॉमर्शियल बैंक ये दो तरीके का होता है। हम लोग जो बैंक जो देखते हैं उसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। दो तरीके का होता है, एक शेड्यूल्ड बैंक्स, एक अनशेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल्ड बैंक्स उसको बोलते हैं जिसका प्रोविज़न आरबीआई एक्ट है 1934 उसके सेकेंड लिस्ट में आता है। अनशेड्यूल्ड बैंक्स उसको कहते हैं कि जो आरबीआई एक्ट 1934 में शामिल है, लेकिन 1934 के दूसरा जो अनुसूची है सेकेंड शेड्यूल उसमें शामिल नहीं है। जो शेड्यूल्ड बैंक्स होता है या अनशेड्यूल्ड बैंक्स है वो दोनों आरबीआई ही रेगुलेट करता है। दुनिया में कोई भी बैंक हो भारत का, वो आरबीआई ही रेगुलेट करेगा। लेकिन किस एक्ट के माध्यम से? 1934 वाला से नहीं। कोई बैंक शेड्यूल है, दो एक्ट है, कोई बैंक शेड्यूल है, कोई बैंक शेड्यूल नहीं है। ये बात पता चलता है 1934 के एक्ट से। लेकिन कोई बैंक कैसे रेगुलेट होता है? भारत का हर एक बैंक वो आरबीआई के 1949 वाले एक्ट से रेगुलेट होता है। तो दो एक्ट है, रेगुलेट होगा 1949 वाले एक्ट से, और शेड्यूल है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? 1934 के एक्ट से। ठीक है। इसमें पेडअप कैपिटल 5 लाख होना चाहिए। इसमें पेडअप कैपिटल का जरूरी नहीं है। अभी तुम नहीं समझ पाएगा पेडअप कैपिटल क्या होता है। यह आरबीआई से ऋण ले सकता है शेड्यूल बैंक्स, और ये जो अनशेड्यूल बैंक्स होता है आरबीआई से लोन नहीं ले सकता है और मॉनेटरी पॉलिसी मनी मार्केट पर निर्भर होता है। तो ये अपना इसको पैसा चाहिए तो कहाँ जाएगा? आरबीआई से लेगा, मनी मार्केट पर आ गया। अब वो हम नहीं समझाएंगे, समझ में आ गया। इसको आरबीआई के पास सीआर रखना होता है। सीआरआर इसको आरबीआई के इसको अपने पास सीआरआर रखना होता है। जो शेड्यूल बैंक्स है अनशेड्यूल बैंक दोनों सीआरआर रखता है, लेकिन आरबीआई के पास सीआरआर कौन रखता है? शेड्यूल बैंक्स। इसको अपने पास। समझ में आ गया शेड्यूल बैंक्स अनशेड्यूल बैंक्स। अब यहाँ पे देखो, जो शेड्यूल बैंक्स है उसमें कौन कौन सा बैंक आता है। तो देखो, जितना भी सरकारी बैंक है ना उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। जैसे एसबीआई हो गया, और भी बैंक है, पीएनबी हो गया, सिंध बैंक हो गया, वो सारा बैंक शेड्यूल बैंक्स है। जितना भी प्राइवेट बैंक है वो भी शेड्यूल बैंक्स है, जैसे एचडीएफसी। जितना भी फॉरेन बैंक है वो भी शेड्यूल बैंक्स के अंदर ही आता है। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक जितना भी होता है गांव सब में होता है वो भी शेड्यूल बैंक्स है। कॉमर्शियल बैंक्स वही जो बताए हैं शेड्यूल बैंक सब, उसी को बोलते हैं। इसका दो टाइप है, वो छोड़ो। पेमेंट बैंक होता है, एयरटेल होता है, एयरटेल पेमेंट बैंक। फिर देखिए आजकल स्मॉल फाइनेंस बैंक निकला हुआ है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये सब क्या है? शेड्यूल बैंक्स है। कोऑपरेटिव बैंक्स है, जिसमें नहीं बोलता समिति में कमेटी में पैसा लगा रहे वो, ये सब शेड्यूल बैंक्स है। अनशेड्यूल बैंक्स में कौन आता है? तो अनशेड्यूल बैंक्स में भी कुछ कमर्शियल बैंक शामिल है, लेकिन इसमें कोई कुछ प्राइवेट बैंक है वो अनशेड्यूल। कोई भी सरकारी बैंक अनशेड्यूल नहीं है, सब शेड्यूल है। लेकिन कुछ प्राइवेट बैंक, कुछ फॉरेन बैंक, कुछ पेमेंट बैंक, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कुछ कोऑपरेटिव, कोई कोऑपरेटिव बैंक, कुछ कुछ ऐसा ही सब सरकारी बैंक को छोड़ के कुछ कुछ बैंक ऐसा है वो सब क्या अनशेड्यूल है। अब यहाँ पे देखो प्राइवेट बैंक का नाम क्या क्या है। तो टोटल 21 है भारत में प्राइवेट बैंक। जैसे आईसीआईसी, ये ऐसा प्राइवेट बैंक है जो इंडियन के द्वारा चलाया गया है, प्राइवेट इंडियन बैंक। प्राइवेट फॉरेन बैंक भी तो हो सकता है, यहाँ पे फॉरेन का बैंक हो लेकिन वो प्राइवेट हो। जैसे आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, इंडसलैंड बैंक, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफसी, साउथ इंडियन बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक। ये सब ऐसा बैंक है जो कि प्राइवेट है मगर इंडियन बैंक है, प्राइवेट है मगर इंडियन बैंक है। अब कुछ ऐसा प्राइवेट बैंक है जो कि फॉरेन बैंक है, जैसे कि बीएनपी, एससीपी, बीएनपी एक बैंक है, एससीबी ये लंदन का बैंक है, एचएसबीसी हांगकांग का बैंक है, ये भारत का पहला फॉरेन बैंक है एचएसबीसी। आरबीआईसी, सीटी ये न्यूयॉर्क का बैंक है, डीबीएस ये सिंगापुर का बैंक है। फिर है डेक्स्टर्स बैंक, ये भी प्राइवेट, ये भी फॉरेन बैंक है। सबका नाम सुना है भारत में कभी? बेरिक्लेस बैंक, जो फॉरेन बैंक का नाम सुनवा दे रहे एक बार फिर पे। एससीबी ये लंदन का है, बीएनपी। एचएसबीसी ये न्यूयॉर्क का है, ये भारत का पहला फॉरेन प्राइवेट बैंक है। आरबीएस बैंक, सिटी बैंक ये न्यूयॉर्क का है। डीबीएस बैंक
सिंगापुर का, ये सब में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ज़्यादा भी आ जाएगा। जेस्टस बैंक, बैरिक्लेस बैंक, समझ में आ गया? क्वेश्चन बोलो। अब यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक। शेड्यूल भी होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर भी होना चाहिए, मतलब सरकारी बैंक इसमें से कौन नहीं, चुन के बताओ। कैनरा बैंक सरकारी है? हाँ। यूको बैंक सरकारी है? और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये भी सरकारी बैंक का नाम है, इंडियन ओवरसीज बैंक। बंधक बैंक सरकारी नहीं है, बंधक बैंक सरकारी नहीं है, ठीक है ना। शेड्यूल देखो, बंधक, यहाँ पे देखो कौन कौन है पब्लिक सेक्टर का बैंक, सरकारी बैंक का नाम सुनो, SBI सबसे ऊपर आता है, पंजाब नेशनल बैंक, PNB में ही तुम, अरे सर हम ओरिएंटल बैंक का नाम तो नहीं सुने थे, PNB के अंदर मर्ज हो गया हुआ है ओरिएंटल बैंक। अभी जो ओरिएंटल बैंक था सरकारी पहले था, PNB के अंदर मर्ज हो गया हुआ। और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, इसका नाम तो सुना होगा, ये भी PNB में मर्ज हो गया हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, हाँ उसमें कार्ड है, तो ये भी सरकारी बैंक है। विजया बैंक के वो था बहुत पहले, अरे वो था देना बैंक। ये दोनों बैंक से मिलके बैंक ऑफ बड़ौदा बना, विजया बैंक और देना बैंक। बड़ौदा, बड़ौदा कौन किया? विजया संघ देना। और कनाडा बैंक, सिंडिकेट बैंक, वो नाम याद होगा, तो ये भी चला गया, कुत्ता का लोगो था उसका, तो ये भी चला गया कनाडा बैंक, सिंडिकेट बैंक का लोगो था। फिर से कनाडा बैंक ऑफ इंडिया, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सरकारी है, इसमें आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक ये दोनों मर्ज हो गया हुआ है। इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक इसमें चला गया। बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये इंडियन ओरिएंटल बैंक है, ये इंडियन ओवरसीज बैंक, दोनों क्या है? सरकारी है। यूको बैंक देखो सरकारी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नाम से। जम्मू कश्मीर बैंक था एक, साउथ बैंक था तमिल, वो प्राइवेट था, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, या पंजाब या सिंध बैंक हो गया, ये सब क्या है? सरकारी है। IDBI बैंक, ये सब क्या है? सरकारी है। अब ये सभी बैंक में तुमको जाना है तो इसके लिए एग्ज़ाम करवाता है तुमको RRB, बहुत अच्छा भाई। इसमें ये सब बैंक में जाना, इसके लिए अलग एग्ज़ाम होता है, इसका रुतबा अलग है। SBI अकेला इसका अकेला एग्ज़ाम होता है, बाकी सबका अलग एक साथ एग्ज़ाम होता है, ठीक है। चलो अब है प्राइवेट सेक्टर बैंक। क्या प्राइवेट बैंक में कौन कौन है? तो एक्सिस बैंक है, HDFC, ICI, इंडस लैंड, कोटक महिंद्रा, फेडरल बैंक, IDFC, बंधक बैंक, IDFC, हाँ वो IDBI है, IDBI है, IDFC, फेडरल बैंक। बंधक बैंक क्या है? ये प्राइवेट है। प्राइवेट। अब फिर जम्मू कश्मीर बैंक देखो, जम्मू कश्मीर के नाम से, कर्नाटका के नाम से, साउथ इंडिया के नाम से, ये सब क्या है? प्राइवेट ही है। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या था? पंजाब क्या था? सिंध क्या था? पब्लिक। सिटी यूनियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, CSB बैंक, DCB बैंक, तमिलनाडु बैंक, यस बैंक, ये सब क्या है? प्राइवेट है। फॉरेन में कुछ क्या नाम था फॉरेन बैंक का? ये है SCB, HSBC, RBS, CT, DBS, डेस्टस, बैरिक्लेस, NBNP। मज़ा आ रहा है ना? कुछ फॉरेन बैंक का नाम यहाँ पे देख ले, सिटी बैंक, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक ऑफ अमेरिका, डेस्टस बैंक। कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम देख ले रहे, उज्जवनी फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, कुछ RRB हो गया जैसे बिहार ग्रामीण बैंक। तो इस सब जो देख लिया ना, इस सब कैसा बैंक था? शेड्यूल बैंक्स का नाम है, अनशेड्यूल बैंक्स का नाम नहीं बताया तुमको, ठीक है। अनशेड्यूल बैंक्स में ही ताकि याद रखेंगे, प्राइवेट भी आता है, पब्लिक भी आता है। और ये जो सवाल अभी पूछे थे हम तुमसे कि कौन सा इसमें पब्लिक सेक्टर का बैंक नहीं है, तो समझ में आ गया, बंधक बैंक प्राइवेट था। अब है यहाँ पे, नॉन शेड्यूल बैंक्स आर दोज विच हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ऑफ RBI। भाई जो शेड्यूल बैंक्स होगा या नॉन शेड्यूल बैंक्स होगा, उसको पहचानने का तरीका कौन है? क्यों RBI के एक्ट 1934 में होगा, लेकिन दोनों RBI के एक्ट 1934 में होगा, लेकिन जो शेड्यूल बैंक्स होगा वो RBI के 1934 वाला एक्ट में सेकेंड लिस्ट में शामिल होगा। जो ऑन शेड्यूल बैंक्स होगा वो भी RBI के एक्ट 1934 में होगा, लेकिन वो सेकेंड लिस्ट में
शामिल नहीं होगा। तो कौन सा लिस्ट में नहीं शामिल होना चाहिए? सेकेंड लिस्ट। शेड्यूल बैंक्स इज द वन विच इज इंक्लूडेड द। शेड्यूल बैंक्स उसको बोलते हैं, बताओ, जो आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में शामिल हो। सेकेंड शेड्यूल यहाँ भी ऑप्शन है। यहाँ देखो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं, RBI रिजर्व का बैंक ही ऑफ होगा। इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934। तो ऑप्शन 3। अभी देखो, भारत में कुल 12 अभी हो गया है सरकारी बैंक है, 21 प्राइवेट बैंक है। आरआरबी ये भी सरकार, अर्ध सरकारी होता है, ये भी सरकारी ही होता है, लगभग 43 हो गया। लोकल एरिया बैंक 2 वो है, स्मॉल फाइनेंस बैंक 12 वो है, पेमेंट बैंक 6 वो स्मॉल है। फाइनेंस बैंक। कौन? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू है? हाँ, कौन हर्ष नाम का एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अब यहाँ पे देखो, अभी जो बैंक सब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो देखो इन सभी कुछ पाँचों का लिए हेडक्वार्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब का मुंबई है। पंजाब बैंक ऑफ इंडिया का क्या है? दिल्ली है। अभी बहुत सारे देश का जो सेंट्रल बैंक का नाम है ना, वो जैसे अपना आरबीआई है, तो स्विट्जरलैंड का क्या यही है, स्विस बैंक। और सबका नाम में सब में इजराइल लगाओ, नाम पहचान लेगा। लेकिन तुमसे पूछेंगे ना, बंदुस बैंक किसका सेंट्रल बैंक है? जैसे यहाँ का आरबीआई है, नाम नहीं ना कुछ पता चल पा रहा है, जर्मनी का है। बाकी सबके नाम में लगा रहेगा नाम। रिक्स बैंक, द रिस्क इज ईवी, स्वीडन का भी याद कर लो। रिक्स बैंक स्वीडन का क्या है? रिस्क बैंक। और वो जर्मनी का क्या था? बंदुस बैंक। ठीक है, जर्मनी का बंदुस बैंक, रिक्स बैंक स्वीडन का है। स्विट्जरलैंड का स्विट्जरलैंड। अब इंडिया में बैंकिंग का इतिहास देखते हैं। इंडिया में सबसे पहला बैंक देखो यही खुला था, गजब है। इंडिया में सबसे पहला बैंक, अब हिस्ट्री ऑफ बैंक पे आते हैं। बहुत तरीके का बैंक पढ़ेंगे। इंडिया में सबसे पहला बैंक कौन खुला था पता है? इंडिया का सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो 1770 में कलकत्ता में खुला था। 1770 में कलकत्ता में खुला। बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहला बैंक है। बैंक का माहौल ज़्यादा लग रहा है। अब उसके बाद यहाँ देखो, उसके बाद क्या है, ब्रिटिशर्स का प्रेसिडेंसी था, तब प्रेसिडेंसी सब में भी बैंक खुलने लगा। पहला प्रेसिडेंसी बैंक खुला कलकत्ता में 1806 में, दूसरा खुला बंगाल में 1809 में, तीसरा खुला बॉम्बे में 1840 में, चौथा खुला मद्रास में 1843 में। तो CBBM 694047, बोलो CBBM 694047, 1806, 1809, 1840, 1843, कलकत्ता, बंगाल, CBB, बॉम्बे, मद्रास। अभी सारे बैंक को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। इस सारे बैंक को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। एक कानून आया, जॉइंट कंपनी एक्ट 1860। अब इन सारे बैंक को मिला दिया गया और इस सारे बैंक को मिला के एक इंपीरियल बैंक बना दिया गया भारत में 1921 में। ये जो बैंक सब बना था 6, 9, 40, 43 में, इन सारे बैंक को इस एक्ट के माध्यम से मिला दिया गया। 1921 में इंपीरियल बैंक बन गया। अब एक वो बैंक रहेगा। अब लेकिन इसी का जब आज़ाद हुए हम लोग भारत, तो इसी बैंक इंपीरियल बैंक का नाम SBI कर दिया गया 1955। देखा पावर, 1955 कर दिया गया। SBI इसलिए इतना पावरफुल बैंक है इंडिया का। तो इस कारण तो 1955 कर दिया गया, समझ में? तो इंडिया का सबसे पुराना बैंक भी SBI को मान सकते हैं? नहीं, इंडिया का एक आइडियोलॉजी के हिसाब से आज़ादी के बाद सबसे पुराना बैंक ये है। अच्छा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आज सबसे पहला वो तो वो गया। आज सबसे पहला प्रेसिडेंशियल बैंक पूछे ना, तब बैंक ऑफ कोलकाता है। प्रेसिडेंशियल मतलब जब प्रेसिडेंसी में स्थापित हो, 3 प्रेसिडेंसी नहीं था वो लोग का, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तो वहाँ पे एक वो बैंक बना दिया। जैसे 3 जगह हाई कोर्ट बनाया था ये लोग, 6, 9, 40, 43। ठीक है, अब यहाँ पे ये मजा आएगा तुमको पढ़ने में। तुमसे पूछे इंडिया का पहला बैंक कौन है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। लेकिन पूछे इंडिया का पहला प्रेसिडेंसी बैंक कौन है, तो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल बना था। इसके बाद 1806, 9, 40, 43 ये सब बना, वो सब छोड़ो। उसका लेकिन पहला पूछे नॉन प्रेसिडेंशियल बैंक कौन है, इलाहाबाद प्रेसिडेंसी थोड़ी था, तो वहाँ पर एक बैंक खुला था 1865 में ही।
1806, 9, 40, 43 के बाद 1863 में खुल गया 65। पहला, 65 में खुल गया नॉन प्रेसिडेंसी बैंक, मतलब वैसा जगह पे बैंक खुला जहाँ पे ब्रिटिश का प्रेसिडेंसी नहीं था, इलाहाबाद बैंक। ठीक है, उसके बाद बैंक सब फिर खुलने ही लगा। अब यहाँ पे देखो सारे प्रेसिडेंसी को मिला के एसबीआई का नाम कर दिया गया था 1855 में, वो बात याद है कहानी? 1955। 1955 में। अब उसके बाद पहला तुमसे पूछे कि भारत का वो पहला बैंक कौन है जो पहली बार भारतीय उसमें मैनेजमेंट की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट में कैसे चलना चाहिए, पैसा नहीं लगा रहा है मैनेजमेंट में, लेकिन वो आंशिक रूप से मैनेजमेंट की भूमिका निभाया, लेकिन पहली बार निभाया आंशिक रूप से, पूरी तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर रहा था उस बैंक को। अभी जो बैंक सब बना वो सब कलकत्ता वो सब तो ब्रिटिशर चला रहा था, अब भारतीय भी चलाने लगे। तो फर्स्ट पार्शियली मैनेजमेंट बैंक या फर्स्ट मैनेजमेंट जो भारत के द्वारा किया गया, उस बैंक का नाम था अवध ओझा सर के नाम पे अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, जो 1881 में बना था। लेकिन तुमसे ये पूछे कि पूरी तरीके से मैनेजमेंट वाला पहला बैंक कौन है भारतीय के द्वारा, पूरी तरीके से उसमें मैनेजमेंट किया, तो पीएनबी बैंक। पंजाबी लोग तो मैनेज करने में आगे हैं ही, तो पंजाब नेशनल बैंक वो बैंक है, अभी सरकारी भी है, वो पूरी तरीके से भारतीय के द्वारा क्या है, प्रबंधित था। फर्स्टली कम्प्लीटली ऑनेड इंडियन बैंक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। लेकिन अगर ये सवाल पूछे तुमसे कि वह पहला बैंक का नाम बताइए जो पूरी तरीके से भारतीय द्वारा मैनेज भी हो और उसमें उस बैंक में पूरी तरीके से भारतीय का पैसा भी लगा हुआ था, मतलब स्वामित्व भी उसी के पास है और प्रबंधन करने का भी अधिकार उसी के पास है। इसके जैसे कि पहला स्वदेशी बैंक हो गया, हम हुआ कि नहीं देसी बैंक पहला, कि हम पैसा भी हम ही लगा रहे हैं और मैनेज भी हम ही कर रहे हैं, तो उस बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 1911 नहीं 1911 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 1911 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार। फिर ये पूछे कि वह कौन सा बैंक है जिसका इनऑर्गेनेट जो है ओपनिंग किए थे गांधी बाबा, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में। 1919 में क्या चल रहा था, रॉलेट सत्याग्रह, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पहला पूछे पहला ओवरसीज बैंक ऑफ इंडिया कौन है, ओवरसीज मतलब कि ओवरसीज बैंक ऑफ इंडिया कौन है, ओवरसीज मतलब कि विदेश में जाके खोला, तो बैंक ऑफ इंडिया ये पहला ओवरसीज बैंक है। मुंबई में इसका स्थापना हुआ था, इसका पहला ब्रांच लंदन में खुला था 1946 में। तो पहला ओवरसीज बैंक बैंक ऑफ इंडिया है, अभी भी लंदन में होगा। पहला नॉन प्रेसिडेंसी बैंक कौन था, इलाहाबाद 1865। पहला प्रेसिडेंशियल बैंक कौन था, बैंक ऑफ बंगाल 1806। कलकत्ता, बी बैंक ऑफ कलकत्ता, सही बात है, CBBM 1806। 6, 9, 40, 43। पहला स्वदेशी बैंक कौन है, स्वदेशी मतलब कि जो भारतीय द्वारा पूरी तरीके से मैनेज हो, पूरी तरीके से पैसा भी लगा हो, स्वामित्व और प्रबंधन दोनों हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेम द इंडियाज फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। अवध और पहला भारत के द्वारा उसमें प्रबंधित किया गया था, लेकिन आंशिक रूप से। अब है ये तो बैंक सब हो गया, आरबीआई के इतिहास क्या है, आरबीआई का बताइए, जो कंट्रोल करेगा सारे बैंक को। तो देखो 1926 में यंग हिल्टन कमिटी बना था, यंग हिल्टन आयोग बना, ये यही सिफारिश किया था कि भारत के लिए एक आरबीआई बनाना चाहिए जो सारे बैंक को कंट्रोल करे। 1934 में संसद द्वारा एक आरबीआई एक्ट पारित किया गया, आरबीआई एक्ट 1934, याद आ रहा है कुछ? इसी से तो शेड्यूल अनशेड्यूल बैंक का पता करते हैं हम लोग, तो वो एक्ट पारित हुआ था। 1935 में फाइनली आरबीआई का स्थापना हो गया 1 अप्रैल 1935 को। 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में बन गया। अब इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, मतलब राष्ट्रीय मतलब इसका सरकारी कब बन गया ये, पहले तो ब्रिटिशर्स के समय था ना ये बना, अब इसका सरकारीकरण कब हुआ, तो 1949 में, 1949 में आरबीआई का
राष्ट्रीयकरण मतलब ये सरकारी कब हो गया? 1949 में। और सब जो सर जो बैंक है, एसबीआई, ये सब जो है, पंजाब नेशनल बैंक, वो भी तो ब्रिटिशर्स के समय लगभग खुलना स्टार्ट हो गया था, तो वो सब भी प्राइवेट था पहले, लेकिन उन लोग को भी सरकारी बना दिया जाएगा इंदिरा गांधी के समय 2 बार, अभी बताएंगे, ठीक है। आरबीआई की संरचना क्या है? आरबीआई में भी कितना लोग काम करते हैं? 21 आदमी इसके निदेशक मंडल, मतलब इसका डायरेक्शन जो देता है आरबीआई का चलाएगा, टोटल 21 लोग शामिल होता है। ऑफिशियल डायरेक्टर 5 लोग शामिल होता है, उसमें एक गवर्नर रहता है और 4 डिप्टी गवर्नर होता है। अभी इससे पहले कौन थे? उर्जित पटेल, अभी वाला नाम याद नहीं आ रहा, उससे पहले थे रघुराम राजन। और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर में कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा ना, वित्त मंत्रालय, वहाँ से 2 आदमी आएगा। जोनल डायरेक्टर मतलब पटना में वो इसका आरबीआई का ब्रांच है, जाके देखिए गांधी मैदान के पास, तो उसमें का वहाँ कोई भी 4 स्टेट का आएगा चुना के 4 वो। अदर में से 10 में रहेगा जो कि इकोनॉमिक के बारे में अच्छा जानकार रखता हो, ये सब बैंक के वगैरह में जानता हो, तो कोई भी आदमी इसका 10 वो बन सकता है। उनको याद रखना है टोटल कितना लोग मिलकर आरबीआई चलाता है? 21। 21। ऑफिशियल डायरेक्टर कितना है? 1 + 4, 5। एक गवर्नर प्लस 4 डिप्टी गवर्नर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कितना आता है? वित्त मंत्रालय से 2। आरबीआई काम क्या क्या करता है? तो साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है? नहीं। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है, यह काम कौन करता है? कमर्शियल बैंक, आरबीआई ने। तुम खाता खुलवाता है आरबीआई में? कोई नहीं खुलवाता है, वो तो बैंकों का बैंक है ना, तो वो काम नहीं करता है। खुलता ही नहीं हुआ खाता उसमें। हाँ, क्रेडिट क्रिएशन नहीं करता, लेकिन क्रेडिट कंट्रोल करता है। साख सृजन है, लेकिन साख नियंत्रण करता है। क्रेडिट कंट्रोल करता है, तुम्हारे खाता पे कंट्रोल रखता है, कितना आदमी का खाता खुलेगा, पर मनी फ्लो बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? जब आरबीआई बाजार में पैसा ज़्यादा छीट देगा तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो वो कम ब्याज पे लोन देगा तो सब लेना चाहेगा, तो खाता बढ़ने लगेगा कि नहीं बढ़ने लगेगा? तो उसको कंट्रोल करता है अपने मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। मुद्रा जारी करता है, हाँ मुद्रा जारी करता है, सिक्का जारी करता है। 2 रुपया से ऊपर जितना का नोट है, 1 रुपया से ऊपर जितना का नोट है वो आरबीआई जारी करता है। 1 रुपया का जो नोट होता है वो सिर्फ जारी करता है भारत सरकार, ये वित्त मंत्रालय जारी करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब उसके बाद जो है विदेशी मुद्रा प्रबंधक के रूप में है फॉरेन, ये जो तुमको विदेशी मुद्रा भंडार रहता है ना यहाँ पे, विदेशी पैसा, उसको प्रबंध मैनेज कैसे करना है वो आरबीआई करता है। मौद्रिक प्राधिकरण, वही बताया मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे ब्याज दर को। देखो आरबीआई क्या करता है ना, सरकार क्या करता है, महंगाई कितना रहेगा अभी भारत में वो तय करता है सरकार आरबीआई की सहायता से। आरबीआई का ही एक समिति है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो महंगाई तय कर दिया कि अभी 4% रहेगा, तो महंगाई 4% रहेगा, इस 4% कैसे रहेगा, इसके लिए क्या क्या पॉलिसी बनाएंगे, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कई बाद में पड़ेगा, उस सबको मैनेज करता है कौन? मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन लाना है गवर्नमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट इन्फ्लेशन कहाँ से होता है? तो होगा, तो अब इन्फ्लेशन तो लाना लाना पड़ता है, पड़ता है। तो वही ना बता रहे हैं अभी सब कैसे होगा, इसमें इसका इन्फ्लेशन भूमिका लाके। रहता है। वित्तीय प्रणाली का नियामक और पर्यावरण निरीक्षण, रेगुलेटर और सुपरविजन का काम करता है। बैंक को लाइसेंस जारी करता है कि नहीं, बैंक को विलय भी कर देता है कि नहीं। फिर से मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी, कोई भी चीज़ ज़्यादा सस्ता या महंगा ना हो, इतना सरकार तय कर दिया है। अब कैसे इसको करना है सस्ता महंगाई, तो ये ना करेगा सरकार, बैठ के थोड़ी पॉलिसी बनाएगा। उसे कर दिया 4% होना चाहिए आरबीआई की सहायता से। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वही पैसा बाजार में जब चाहे ला देगा, जब चाहे। अभी बता रहे तुमको, आरबीआई का आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व है। आईएमएफ होता है इंटर मॉनेटरी फंड, ठीक है। इन इंडिया आरबीआई नेशनलाइज, उतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो जो तैयारी करता है ना उन लोग को नहीं पता रहता है। सही बोल रहे हैं कैसे होता है तुम, लेकिन तुम्हारा सौभाग्य है, सही बोल रहे हैं। इन आरबीआई, इन इंडिया आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? नेशनलाइज 1 जनवरी 1939। लेकिन स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई? देखो आरबीआई का सबसे पहला गवर्नर कौन बना था? ओडेन स्मिथ, लेकिन ये विदेशी था। इंडियन बना था सीडी देशमुख, ठीक है ना। लेकिन पहली महिला, आज तक कोई महिला गवर्नर नहीं बन पाई, डिप्टी गवर्नर बनी थी, केजी कुछ करके नाम है, वो छोड़ो।
विच ऑफ दिस इज द मेन सोर्स ऑफ बैंक इनकम? बैंक के इनकम का मेन सोर्स क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कमीशन ऑन ब्रोकरेज, बिल डिस्काउंटेड इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन लोन जो देता है ना, उससे जो बैंक को प्राप्त होता है पैसा ब्याज के रूप में, वही बैंक का मेन सोर्स है। ऐसे आरबीआई भी पैसा दे रहा है तो फ्री में दे रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है ना। फिर यहाँ पे आरबीआई फंक्शन एज द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान अंटिल। आरबीआई कितना समय तक पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया है? पाकिस्तान के भी केंद्रीय बैंक के रूप तक काम किया आज़ादी के 1 साल बाद तक, 1948 तक। उसके बाद केवल भारत का किया, उसके बाद उसका अपना आरबीआई बन गया। पहले तो एक ही था। इन विच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास? 1934। आरबीआई एक्ट 1934 यही बताता है, दो एक्ट है, यही बताता है शेड्यूल बैंक है कि नहीं है। और 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इससे बैंक को रेगुलेट किया जाता है। और 1955 एसबीआई बना दिया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक? इसमें से कॉमर्शियल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है? इशूइंग करेंसी है, नहीं, ये आरबीआई ना करता है। RBI आरबीआई करता अलग है, कॉमर्शियल बैंक अलग है, ये आरबीआई करता है, तो ये नहीं होगा। क्रेडिट क्रिएशन करता है, मतलब अकाउंट खोलता है, करता है। इशूइंग ट्रैवलिंग चेक देता है, ये सब होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज द एसेट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया? अच्छा, इसमें जो कॉमर्शियल बैंक का जो है एसेट कौन नहीं हो सकता, मतलब बैंक का एसेट संपत्ति कौन नहीं हो सकता है? डिपॉजिट, ये नहीं हो सकता। अरे तुम्हारा पैसा बैंक का संपत्ति कैसे हो जाएगा? कल तो वापस करना है, ठीक तो है, बैंक गिना ऐसा जाता है, नहीं कर लेकिन सकता है। वो परमानेंट संपत्ति नहीं है उसका, ठीक है। बैंक ऐसा नहीं कर सकता कि मैं पैसा लेके कहीं ब्याज पे लगा दिया। लगाता है। वही 100 रुपी नोट बियर्स वन एक आरबीआई करता है। एक ही रुपया खाली 1 रुपये का नोट है जो करता फाइनेंस वित्त सचिव करता है मिनिस्ट्री फाइनेंस ऑफ पे। गवर्नमेंट फाइनेंस में। अब यहाँ पे देखो, आरबीआई का स्टाफ जब सिलेक्शन होता है, उसका आरआरबी ग्रेड बी का एग्ज़ाम होता है, और उस समय कंपटीशन बहुत कम होता है, ठीक है ना। लेकिन वैसे सब्जेक्ट ही नहीं चुनाया जाता, हम लोग को कॉमर्स उमर्स चुना दिया जाता था, साइंस जिंदगी में, इसमें पाक सब यही जगह भागता है, ये सब पढ़ाई करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि ये जो है, जब उससे एग्ज़ाम देके सिलेक्ट होता है ना, तो उसका स्टाफ का ट्रेनिंग कहाँ होता है? चेन्नई में। कहाँ पे होता है? चेन्नई। एक इरादा है, सही छोड़ो हटो। बैंक का एक एसोसिएशन बना था आज़ादी से पहले, सारे बैंक का एक एसोसिएशन, हर एक चीज़ का एसोसिएशन बनता है, 1946 में बना था, आज़ादी से पहले, इम्पोर्टेंट नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई? केजी उदय। अभी तक डिप्टी गवर्नर कोई नहीं, गवर्नर कोई नहीं, डिप्टी गवर्नर है। इन विच ईयर भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड वाज फाउंडेड? देखो, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड वाज फाउंडेड, इसका शॉर्टकट में बोलते हैं BRBNP। BRBNP, इसका स्थापना हुआ था 95 में। आरबीआई का ही ये कंपनी है, ये आरबीआई का ऐसा कंपनी है जो कि नोट छापता है। इसका स्थापना हुआ था 95 में, बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ कहाँ है नोट छापने वाला? मैसूर में है, सालाबोनी में है, वेस्ट बंगाल में, और कहीं कहीं पे। ये आरबीआई का ही कंपनी है। तो नोट छापने वाला कंपनी को पहचाने, 95 में स्थापना हुआ था, BRBNP। अब यहाँ पे देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फुल्ली ऑनर्ड बाई द सब्सिडरी ऑफ आरबीआई? एक DICGC है, ये भी आरबीआई का कंपनी है। पूछ रहा कौन इसमें आरबीआई का कंपनी है, ये तो बता दिए, ये है कि नहीं आरबीआई का नोट छापने वाला। नाबार्ड आरबीआई का कंपनी थोड़ी, नाबार्ड को कंट्रोल करता है, ये बताएंगे। नाबार्ड भी बैंक होता है। इफ्तास भी आरबीआई का कंपनी है, रेबिट भी आरबीआई का कंपनी है। इसके बारे में बता दे रहे, DICGC क्या है? ये तो नोट छापता है। अब मान लो कि ये DICGC क्या है, पैसा जो है ना, पैसा बैंक डूब जाए तो आदमी को कम से कम 5 लाख रुपया मिलता है बीमित, तो यही कंपनी है। 50,000 रुपया हमको पास नहीं, तब नहीं मिलेगा, 5 लाख से ऊपर है तो 5 लाख रुपया मिलता है, तो वही देता है कंपनी, वो आरबीआई का कंपनी है। फर्स्ट इंडियन बैंक ओपन इट्स ब्रांच इन फॉरेन कंट्री? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र में इसका स्थापना हुआ था। बैंक इंडिया का बैंक लंदन में।
बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट एटीएम, सबसे पहला एटीएम कौन लागू किया भारत में? HSBC, पता थे न्यूयॉर्क का था ये, सबसे पहला एटीएम यही लागू किया था भारत में। When did Negotiable Instrument Act 1881 came into enforce? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है कि बैंक तो तुमको बहुत तरीके में ये सब चलता है कि नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसनरी नोट, पता है क्या था, चेक चलता है, डिमांड ड्राफ्ट चलता है बैंक में, इसी को बोलते हैं ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसको लेने से कोई मना कर सकता है? 1881 में चला था, अब वो फोर्स में आया था 1 मार्च 1882 को, जब एग्जिम बैंक का भी स्थापना 1882 में ही हुआ हुआ है शायद। एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को देखता है वो, उसके लिए पैसा देता है। एग्रीकल्चर के लिए अलग बैंक होता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूनिट यूटीआई का स्थापना कब हुआ था? 1964। भारत के सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन है? ये यूटीआई है, जिसका स्थापना 1964 में हुआ था। भारत में सबसे पहले ये छोड़ो, यूटीआई तो किया। अच्छा, भारत में कितना स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है? तुम तो ये बना पा रहा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, टोटल 24 आवर्स में 24 स्टॉक एक्सचेंज है। कहाँ कहाँ जैसे? हम सबका थोड़ी होता ना, गूगल है क्या? राष्ट्रीय नेशनल एनएससी का स्थापना किस समिति की स्थापित हुआ था? महाबोलनी समिति। एक दो ऐसा ही क्वेश्चन है ये सब बेटा। अच्छा, रिजर्व बैंक के काम में कौन शामिल नहीं है? मुद्रा जारी करता है, बैंकों का बैंकर है, सरकार का बैंकर है, ब्याज पर जमा स्वीकार करना। ना, ब्याज पर जमा स्वीकार करता है कमर्शियल बैंक, आरबीआई थोड़ी करता है। तुमको ब्याज देगा, अब जमा लेता है। जमा लेवे नहीं करता है तो ब्याज देगा। अब देखो ये डीआईजीसी पता है ना किसका कंपनी है? आरबीआई का। आरबीआई का। इसका पूरा नाम क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसका स्थापना 1978 में होता है। आरबीआई का कंपनी है। एक होता है एनबीएफसी। एनबीएफसी में पैसा लगाएगा तो वो नहीं सोचेगा, फाइनेंस करता है पैसा। एनबीएफसी कंपनी वो भी बैंक है, तो उसका बीमित नहीं करता है ये, बाकी सबका बीमा करता है। ठीक है। क्या होता है कि तुम 100 रुपये जमा करते हैं ना बैंक में, तो 12 पैसा इस कंपनी के पास चल जाता है, ये नियम है। और बीमित राशि कितना है? 120 दिन के अंदर क्लेम मिलना चाहिए डूबने पे, और मिलता है कितना है? 5 लाख रुपया। इतना ज्ञान का बात सीख रहा है। विफल हो जाए बैंक दिन में पैसा, तो कितना दिन में मिलना चाहिए? 120 दिन में। 100 रुपया में कंपनी कितना चल जाता है कंपनी के पास तुम्हारा? 12 पैसा। 12 पैसा। और एकदम कितना मिलेगा? 5 लाख। अब आ गए हम लोग आरआरबी की ओर। कहाँ आ गए? आरआरबी। अब ये भी एक बैंक है। कमर्शियल बैंक का ही प्रकार है, शेड्यूल बैंक के प्रकार है, सरकारी बैंक में ये भी आता है आरआरबी। तो आरआरबी एक स्पेशल टाइप का बैंक है, जिसका ये होता है फुल फॉर्म रूरल रीजनल बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक। 1975 में नरसिम्हा समिति था, उसके सिफारिश पे स्थापना हुआ था। किस समिति? शिवरमन नहीं, नरसिम्हा समिति। आरआरबी को रेगुलेट करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा एक अलग से, देखो अभी जितना बैंक हो रहा था वो रेगुलेट हो रहा था किस एक्ट से? 1949 के एक्ट से, बताए थे। इसके लिए एक अलग एक्ट है रेगुलेट करने के लिए, 1976 का एक्ट। ठीक है। और ये भी शेड्यूल बैंक्स के अंदर आरबीआई एक्ट 1934 में शामिल है, लेकिन ये रेगुलेट हो रहा है अपने अलग एक्ट के माध्यम से, 1976 के एक्ट से। आरआरबी को नाबार्ड और आरबीआई दोनों मिलकर रेगुलेट करता है। नाबार्ड है जब गांव में कोई चीज़ को या किसान को पैसा देना है, उसके लिए एक बैंक बना हुआ है नाबार्ड। नाबार्ड ही रीजनल आरआरबी को भी रेगुलेट करता है, और आरबीआई तो इसे सबको करता है, लेकिन इसको मिलकर दोनों करता है। अच्छा, किस एक्ट के माध्यम से? आरबीआई एक्ट के माध्यम से। अगर दोनों मिलकर कर रहा है तो ये एक्ट कहाँ से आएगा? ये एक्ट तो सिर्फ आरबीआई आएगा। नाबार्ड एसबीआई को कंट्रोल करता है? नहीं, आरबीआई करता है, लेकिन आरआरबी को दोनों करता है। आरबीआई एक्ट 1976 के माध्यम से। अब यहाँ पे है कि इसको भी CRR SLR रखना पड़ता है, उसे बता दिए कहानी। ठीक है ना। इसमें कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है जो 75% होता है, तो देना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है 75%, मतलब 100 रुपया आरआरबी के पास है, कुछ ऐसा क्षेत्र डिसाइड है कि 75 रुपया तुमको इसी क्षेत्र में देना है, जैसे कि कृषि क्षेत्र में देना है, यही बताएंगे।
कौन कौन सा क्षेत्र में देना है। बाकी तुम उसके बाद पैसा बचे तो तुम दो अमीर आदमी को भी, कोई दिक्कत नहीं। आरआरबी बना था गरीब लोग की मदद करने के लिए, किसान को मदद करने के लिए, इस सब के लिए। लेकिन फिर डूबने लगा था आरआरबी, तो फिर सरकार बोला इसमें चेंजिंग लाया, बोला कि तुम सबको पैसा दो तब नहीं डूबेगा आरआरबी। अब गांव क्षेत्र में ज़्यादा करा है ना, एसबीआई खोल देगा गांव में, प्राइवेट बैंक खोल देगा गांव में, नहीं, तो गांव तो पिछड़ जाएगा, वहाँ पे आरआरबी मिलेगा। ग्रामीण बैंक बन हाँ। जाता है। केंद्र सरकार, जैसे राधेपुर में ग्रामीण बैंक होगा, केंद्र सरकार सबसे अधिक। अब यहाँ पे देखो आरआरबी को पैसा मिलता कहाँ से है, तो सबसे अधिक इसको स्पॉन्सर करता है पैसा केंद्र सरकार 50%। सबसे कम इसको स्पॉन्सर करता है राज्य सरकार। जैसे बिहार में ग्रामीण बैंक दो, उत्तरी ग्रामीण बैंक, दक्षिणी ग्रामीण बैंक, तो उसमें उत्तरी ग्रामीण बैंक में 50% मोदी सरकार पैसा दे रहा होगा और 15% सबसे कम नीतीश सरकार दे रहा होगा। अब बचा 35%, तो उसको स्पॉन्सर बैंक देता है पैसा। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे आरआरबी को स्पॉन्सर किया हुआ है, अपना पैसा लगाया हुआ है, उसको जो प्रॉफिट होगा तो तुमको कमा के देगा। ऐसे चलता है आरआरबी। तो और डूब गया है 35%, हाँ तो डूब गया तो डूब गया। 35% ऐसे नहीं डूबता है, सब इस आरबीआई बैठा हुआ क्यों। और तो भंडारू समिति और बसु समिति के आधार पे बोला गया कि अब शहरी क्षेत्र में भी आरआरबी खोलो, ठीक है, और सबको लोन दो। पहला आरआरबी पूछ इंडिया में कौन था पता है, तो प्रथमा ग्रामीण बैंक, नाम में भी मालूम 1975 चल रहा है। में। प्रथमा ग्रामीण बैंक। बैंक की विफलता की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित बैंक जमा भारत देय है। बैंक जब विफल हो जाता कौन बैंक सहायता कर, आरबीआई। आरबीआई करेगा। अच्छा, डीआईसीजीसी यही तो तुमको करेगा, बैंक जब विफल हो गया तो पैसा देगा। आरबीआई थोड़ी देता है तुमको पैसा 5 लाख रुपए, इसका एक कंपनी है वो देता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 75%। स्पॉन्सर कौन करता है, ये किसका स्पॉन्सर पूछ रहा है, 35%। किसका स्पॉन्सर पूछ रहा है, आरआरबी। बैंक का पूछ रहा है। बैंक लोग कितना स्पॉन्सर करता है, स्पॉन्सर 35%। 35%। 15% कौन करता है, नीतीश। बाकी कितना बच गया, उसके बाद 45%। 55% कौन करता है, मोदी। मोदी। 55, 15, 35, 50% अरे तो हम 50 बोले, आप बोले 55। तू बोला एक पराका लगेगा, झूठ झूठ बोलता है। अरे हम तो बोले 50। कहाँ चल गया वो, वही तो है। अच्छा मज़ा आ रहा है ना। अच्छा यहाँ पे देखो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बताए थे कि आरबीआई अपना 75% पैसा इसी में देता है। तो देखो एक्सपोर्ट क्रेडिट, निर्यात ऋण, किसी को एक्सपोर्ट करना है मकान है तो उसको देगा पहले पैसा, एग्रीकल्चर के लिए पहले देगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना तो उसके लिए पैसा देगा सबसे पहले, रिन्यूएबल एनर्जी लगाना है उसके लिए सबसे पहले पैसा देगा। मान लो कि हाइड्रोजन प्लांट लगाना है तो उसके लिए पैसा बिजली प्लांट मिलेगा। लगाना अब कहेगा कि बिजली प्लांट का। हाँ तो उसके लिए देगा। अब कहेगा कि घर बनाना है हमको तो उसके लिए पैसा नहीं देगा, पहले देगा बाद में देगा। 75% पहले उसको देगा, बच जाएगा तब तुमको देगा। लोन टू माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक है उसको पहले देगा। हम कहेंगे कि हम भूमिहार है हमको दीजिए, वो तुमको पहले बाद में देगा, पहले जो अल्पसंख्यक है उसको देगा। हाँ एजुकेशन लोन पहले देगा। लोन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, ओवरड्राफ्ट अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता खुला हुआ गरीबी लोग का अधिकांश, तो उन लोग को पहले देगा। तो 1 2 3 4। फिर अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्टीट्यूशनल सोर्स इन रूरल क्रेडिट। रूरल एरिया में जो कि तुम्हारे 9th का क्वेश्चन है इसमें आएगा यहाँ पे रिपीट। रूरल एरिया में पैसा का क्रेडिट पैसा दिया जाता है किसके द्वारा, वहाँ तो जमींदार भी देता है, व्यापारी भी देता है, साहूकार भी देता है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन नहीं ना है, या इंस्टीट्यूशनल सोर्स बढ़ रहा। ऑल द अबव होगा तो नहीं मारेंगे, जब तक इंस्टीट्यूशन लिख रहा है तो आरआरबी मारेंगे, या नाबार्ड भी देता है। अच्छा नाबार्ड का स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुआ था, शिव रमन, तो कंफ्यूजन न हो। नाबार्ड होगा शिव रमन, आरआरबी होगा नरसिम्हा। नरसिम्हा, कैसे याद रखे, गांव में नरसिम्हा भगवान। नाबार्ड, नाबार्ड शिव मेरे नाम से है, नाबार्ड हटा कुछ। अच्छा नरसिम्हा कमेटी तब पता है बैंकिंग रिफॉर्मेशन से संबंधित है। अब विजय केलकर समिति जीएसटी से संबंधित है, जीएसटी के ऊपर सुझाव दिया था विजय केलकर समिति, विजय जीएसटी। अब यहाँ पे भारत में अगर तुमको विदेशी बैंक खोलना है तो क्या चाहिए था, न्यूनतम तुमको 500 करोड़ रुपया होना चाहिए औकात खोलने के लिए। प्रायोरिटी सेक्टर 40%, मतलब 40% उन सब क्षेत्र में देना भी होगा।
आगे खाली अंबानी अमीर मोदी को नहीं देना होगा, 40% पहले उधर दे देगा, तब 60% बचेगा तो अपना मोदी वोदी को देते रहना पैसा। न्यूनतम CRR एक रेशियो होता है 10% पर बनाए रखें। स्टेटस मेड्यूल इन शेड्यूल बैंक्स, शेड्यूल बैंक्स के अंदर रजिस्टर होना होगा। आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल बैंक्स के अंदर रजिस्टर होना होगा और रेगुलेट भी होना होगा, जो मन करे सो नहीं, रेगुलेट भी होना होगा आरबीआई एक्ट 1949 से। अब भागीदारी बैंकों का भारत में कुल 1% से भी कम विदेशी बैंक है, लेकिन उसका प्रॉफिट 10% से भी ज़्यादा है। विदेशी बैंक का प्रॉफिट कमा के जा रहा है यहाँ से। अब कुछ डेवलपमेंट बैंक भी होता है, कुछ जिसको इंग्लिश में ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं। इस सब का काम क्या है, तो मतलब कि देखो इस सब का इसलिए बनाया गया, स्पेशली तुम कृषि पे ध्यान दो, स्पेशली तुम हाउस लोन दो किसी को, ऐसा बैंक, स्पेशली तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ध्यान दो, स्पेशली तुम एग्रीकल्चर पे ध्यान दो। अरे